So good morning. We are going to start with company rule expand. यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में. सो एक बार जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं कि अभी तक क्या क्या पढ़ा है. ठीक है. सो देखो, सबसे पहले हम लोग मुग़ल के डिक्लाइन और ब्रिटिशर्स का एंट्री, यहाँ से ये बुक का स्टार्टिंग हो रहा है. लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर था औरंगज़ेब, उसके डेथ 1707. उसके बाद क्या हुआ कि रीजनल लोग अपने आप को असर्ट करने लगे थे, जिसमें हमने अवध और बंगाल के बारे में देखा था. अब असर्ट करने लगे वो लोग, और फिर वहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे देखते हैं कि ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दे दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम ट्रेड करो. तो ये लोग आते हैं और ट्रेड स्टार्ट करते हैं. यहाँ से सामान खरीदना, लेके जाना, कम दाम में खरीदना, ज़्यादा दाम में बेचना, ये चल रहा है. अब जब ऐसा चल रहा था तो क्या हुआ कि ये जो ट्रेडर्स थे, ये लोग जो कमज़ोर मुग़ल एम्परर थे उससे फरमान मांगे कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे, ड्यूटीज़ नहीं देंगे. तो उसको वो ड्यूटी और टैक्स नहीं देने का थोड़ा मिला परमिशन. लेकिन फिर जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, उनको ऐसी छूट नहीं थी. तो लेकिन वो उस फरमान का गलत फ़ायदा उठाने लगे. फिर क्या होता है कि जो लोकल राजा है वो इनसे कुछ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस मांगता है, और ये कंपनी के लोग और जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए होल है, ये वो टैक्सेस और ड्यूटीज़ नहीं पे करना चाहती. सिंपल चीज़ है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट. ज़्यादा ड्यूटीज़ पे करोगे आपको लॉस होगा. सो नाउ अब क्या हो रहा है कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे नहीं करना है. अब इनको चाहिए कि जो वहाँ का राजा है वो इनका कहना माने. तो इसलिए अब हुआ ये कि जो सिराजुद्दौला था, अब देखो तीन तुमको बताया था हमने राजा के बारे में, और 3 राजा था: मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला. तो सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के वेयर हाउसेस पे और जो फोर्टिफिकेशंस थे उस पे अटैक किया. खबर सुनते के साथ रॉबर्ट क्लाइव, जो कि मद्रास में स्टेशन थे, वो पहले नेवी भेजते हैं, फिर आर्मी भेजते हैं, और वो आर्मी जो है वो फिर लड़ाई होती है और स्टार्ट होता है बैटल ऑफ प्लासी. और बैटल ऑफ प्लासी के बाद उनको एक नया नवाब, जो कि पपेट नवाब है, वो लोग इंस्टॉल करते हैं. तो अब लेकिन वो नवाब जो है वो खुद सारा कहना ब्रिटिशर्स का और ईस्ट इंडिया कंपनी का मान नहीं पाया, क्योंकि वहाँ के लोग जो थे उनको भी, उनकी नज़रों में भी उसको अपना रिस्पेक्ट बनाना था. तो हुआ ये कि मीर जाफ़र को बनाया था उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी के बाद. मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को बनाया, क्योंकि जाफ़र उसकी बात नहीं मान रहा था, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की. फिर मीर कासिम के बाद अगेन एक बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर, और 1764 में, और जिसमें फिर मीर जाफ़र वाज री इंस्टॉल्ड. अब देखो पपेट नवाब वगैरह से काम नहीं चलेगा. सो उसके मरने के बाद दीवानी राइट्स मिल गई ब्रिटिशर्स को. अब ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट मतलब टैक्स कलेक्शन का पावर मिल गया. तो अब देखो कैसे इनिशियली ट्रेड करते करते कैसे वो इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर किया, और बंगाल रीजन में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को धीरे धीरे बढ़ाते गए. और उसके बाद से यहाँ पे इस पैराग्राफ में कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे वो लोग यहाँ से कमा के जाते थे उधर और अमीरों वाला ज़िंदगी जीते थे, लेकिन उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था. ठीक है. और उनको रिडिक्यूल किया जाता था, मेकिंग फन, और कार्टून्स भी बनाए गए उनके ऊपर. सो अब देखते हैं कि कंपनी रूल जो है वो बंगाल में आई, बंगाल में उसको दीवानी राइट्स मिल गया. अब नाउ बंगाल में दीवानी राइट्स मिलने के बाद कैसे कंपनी का रूल जो है पूरे इंडिया में एक्सपैंड होता है, ये हम लोग अभी आगे के चैप्टर में देखेंगे. और क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए कंपनी के आने के बाद इंडिया में,
उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट कि इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन, तो अब देखो अभी तक क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का 1757 से 1857 में कुछ की एस्पेक्ट्स इमर्ज होते हैं। वो क्या है कि कंपनी रेयरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया। अब जैसे देखो वो बंगाल में क्या हो रहा था, सिराजुद्दौला जो है उसका जो कमांडर था उसको मीर जाफ़र को बोला कि भाई तू लड़ाई मत कर तो तेरे को राजा बना देंगे। अब जब मीर जाफ़र बन गया और उसकी बात नहीं माना तो फिर मीर कासिम को बोला कि चल तुम बनो, इसको हटाओ। और फिर मीर कासिम नहीं बना तो मीर जाफ़र को अगेन रीइंस्टेट कर दिया बैटल ऑफ बक्सर के बाद। एक्चुअली देखो बैटल ऑफ प्लासी में सीरियस लड़ाई हुई नहीं थी, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में सीरियस लड़ाई हुई थी, ठीक है, और असली की लड़ाई। और उसके बाद फिर मीर जाफ़र आ गया था अगेन। सो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी रेयरली लॉन्च्ड डायरेक्ट मिलिट्री अटैक, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक तरफ सिर्फ ब्रिटिश और दूसरी तरफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है, ऑन एन अननोन टेरिटरी। इंस्टेड इट यूज वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड, जैसे एक को दूसरे के खिलाफ भड़काना, या एक जब राजा है तो फिर दूसरा जो राजा बनना चाहता है उसको मदद करना, ठीक है। सो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मेथड हो गया टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब जब तुम राजा, जो राजा बनने वाला है उसकी मदद करके अगर इसको राजा बना दोगे तो फिर तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ना। तो वही है ये चीज़ कि ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए इस तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मेथड को यूज़ किया बिफोर एनेक्सिंग एन इंडियन किंगडम। सो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, प्लासी 1757 में। इससे पहले एक और डेट इंपॉर्टेंट था जो कि औरंगजेब का डेथ का 1707 का। सो नाउ लेट अस सी द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर ये बोला गया है, इसको याद रखो। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी नहीं, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। रेजिडेंट्स का मतलब एक ऑफिसर को हर एक स्टेट में उन्होंने, हर एक स्टेट नहीं, जिस स्टेट में उनका इन्फ्लुएंस था उस स्टेट में इंस्टॉल किया। और दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे वो लोग, एंड देयर जॉब वाज टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। थ्रू रेजिडेंट कंपनी ऑफिशियल बिगैन इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडियन स्टेट। ये देखो इस ऑफिसर के थ्रू, जब भी ब्रिटिश को जैसा चाहिए था वैसा अगर इंडियन स्टेट करते रहते तो ये रेजिडेंट जो था वो अपना चुपचाप बिना कोई इंटरफेरेंस के बैठा रहेगा। लेकिन जहाँ वहाँ का लोकल रूलर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ या जैसा उनको पसंद है वैसा नहीं किया, देन रेजिडेंट ऑफिसर का इंटरफेरेंस स्टार्ट होता है। तो इस तरह से उन्होंने इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट में अपनी हस्तक्षेप स्टार्ट कर दिया। सो अब देखो, दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज द सक्सेसर। अब यार जब तुम ये डिसाइड करोगे कि उस स्टेट में इस राजा के बाद कौन सा दूसरा राजा बनेगा, तो इसका मतलब कि यू आर हैविंग द पावर टू डिसाइड, ठीक है ना। तो अब देखो, अब इस तरह से अगर कोई करेगा तो वो इंटरनल अफेयर्स में तो टोटल इंटरफेयर कर दिया ना। एंड हु वाज अपॉइंटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऑल्सो। सो समटाइम द कंपनी फोर्स्ड द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंस। अब ये एक नया कंसेप्ट आया सब्सिडरी अलायंस का। अब देखो ये क्या चीज़ है। अभी तक क्या हुआ, रेजिडेंट को अपॉइंट किया, रेजिडेंट जो था वो अपना इंटरनल अफेयर में करने लगा इंटरफेयर, और फिर वो ये डिसाइड करने लगा कि सक्सेसर कौन होगा, और ये डिसाइड करने लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे कौन कौन आएंगे। और उसके बाद उन्होंने जो भी स्टेट्स थे उसको सब्सिडरी अलायंस साइन करने के लिए फोर्स किया। अब सब्सिडरी अलायंस क्या चीज़ है। अब अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स को नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। बोला कि तुम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को मत रिक्रूट करो और मत उसको ट्रेन करो, हम लोग करेंगे तुम्हारे बदले। कौन करेगा, ब्रिटिशर्स करेंगे। किसके बदले, इंडियन स्टेट्स के बदले। देखो इंडियन स्टेट है, उसको अपनी बाउंड्री को सिक्योर करके रखना है तो वो अपना आर्मी को डेवलप करेगी, लेकिन इसमें बोल रहा है कि तुम ज़्यादा ट्रेंड आर्मी को रख नहीं पाते हो तो इसलिए हम तुम्हें ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। मतलब आर्मी को प्रोवाइड करेगा किसी स्टेट का, कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। और दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। कौन, दे, स्टेट्स वर, बट हैड टू पे द
हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स। तो अभी हो गया ये फोर्स जो हुई इसको ये लोग बोल रहे हैं सब्सिडरी फोर्स, और सब्सिडरी फोर्स के लिए इंडियन स्टेट्स को पे करना पड़ेगा, और इंडियन स्टेट्स को इसके बदले मिलेगा क्या? इंडियन स्टेट्स को मिलेगा वो सिक्योरिटी फोर्स, और जो कि उनके बाउंड्री को सिक्योर करके रखेगी। ठीक है, दैट कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन। अब देखो, इफ इंडियन रूलर फेल टू मेक पेमेंट, तो क्या होगा कि जो उसका पार्ट ऑफ टेरिटरी को ले लिया जाएगा एज ए पेनल्टी। फॉर एग्जाम्पल रिचर्ड वेल्सली जो था, जो गवर्नर जनरल था 1798 से 1805 में, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ द टेरिटरी इन 1801। अब देखो, अवध का आधी टेरिटरी को देना पड़ा था अवध को। क्यों? वही क्योंकि फेल टू पे द सब्सिडरी फोर्स, पैसा नहीं दे पाया। हैदराबाद ऑल्सो वॉज फोर्स टू सीड सम टेरिटरी ऑन द सिमिलर ग्राउंड। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस था, इससे अवध ने आधे से ज़्यादा टेरिटरी और हैदराबाद ने भी अपनी टेरिटरी दी। क्यों? क्योंकि वो जो सब्सिडरी फोर्स था जो कि मेंटेन किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, किसके लिए? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। उस फोर्स को मेंटेन करने का जो पैसा इंडियन स्टेट्स को देना था वो लोग नहीं दे पाए, तो उसके बदले उन्होंने अपनी टेरिटरी दे दी, जमीन दे दी। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, व्हाट पावर डिड रेजिडेंट हैव, इस सोर्स में ये लिखा हुआ है कि जब तक कुछ गलत नहीं होता था तब तक रेजिडेंट चुप रहता था, लेकिन बाद में इंटरफेयर करने लगता था। अभी इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इंपॉर्टेंट स्निप्स को। तो अब देखो क्या है, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। अब इसके बारे में आते हैं। अब देखो चीज़ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है इसमें। बंगाल में इंटरफेरेंस को दिखा दिया, उसके बाद और ये दिखा रहा है कि और अलग अलग स्टेट में किस तरह से इंटरफेयर किया गया। तो एक स्टेप है सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, अब नाउ लेट अस सी कि मैसूर में क्या हुआ, मैसूर की क्या कहानी है। तो अब ये क्या है कि कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ द थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, मैसूर जो है वो फ्रेंच के साथ अपनी आर्मी को ट्रेन कर रहा था। ठीक है, अब हुआ यह कि फ्रेंच यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन यूरोपियन कंट्री, ब्रिटेन से जो क्वीन एलिजाबेथ ने क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था चार्टर, उसमें ये दिया था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी ट्रेड, लेकिन सिर्फ ब्रिटेन से। तो बाकी यूरोपियन कंपनी भी थी, तो फ्रेंच भी थे। तो सारे लोग जो थे यहाँ पे 1700 और मिड 1750s में, ये लोग इंडिया पे अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्रिटिश जो है वो पहले बंगाल से एंटर किया, फ्रेंच जो थे वो लोग मैसूर वाले से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले तुम जो हो, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, तो ब्रिटेन जो है बंगाल पे कैप्चर किया, लेकिन उसको बंगाल पे कैप्चर करने के साथ साथ ये लग रहा था कि भाई देखो मैसूर जो है वो तो फ्रेंच के साथ कर लेगा, और फ्रेंच और मैसूर मिलके ब्रिटिश को कहीं हरा ना दे, इसलिए मैसूर के ऊपर अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना जरूरी था। ठीक है, अब मैसूर के साथ क्या हुआ ये देखो। अब इसमें क्या हुआ कि उनको ये पता चल गया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उसका थ्रेट में था। पॉलिटिकल क्योंकि फ्रेंच के साथ बातचीत हो रही है, और प्लस इकोनॉमिक क्योंकि कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे ना। अगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब नहीं होगा, और चाहे अब ये जो मैसूर का जो राजा है, ये अगर वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप और ये आएगा उसको इंटरफेयर करेगा, तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी तो उसका थ्रेट में आ गया ना। तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैसूर हैज़ ग्रोन इन स्ट्रेंथ इन अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। स्टोरी शुरू हो रही है मैसूर की हैदर अली से, और वो रूलर था 61 से 82 में, एंड इज फेमस सन 82 से 99 में। अब देखो 61, और अब थोड़ा सा टाइमलाइन को मैच करो। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिशर्स जो थे वो सिराजुद्दौला को हरा चुके थे और मीर जाफर को रीइंस्टेट कर दिया था। फिर 1764 आता है बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर में उनको दीवानी राइट्स मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब तो 1764 देख रहे हो। अब ये देखो हैदर अली 1761 से 82। अब देखो हैदर अली क्या करता है। मैसूर कंट्रोल प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट केरला साइड कोस्ट, वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड
cardamom. In 1785 टीपू सुल्तान stopped the export of sandalwood, pepper, cardamom through the ports. अब देखो, अब ये कर दिया ना इन्होंने, टीपू सुल्तान जो है उसने 1785 में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया फ्री ट्रेड में। एंड डिसअलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग। अब लोकल मर्चेंट वो थे जो अंदर से सामान ला के बेचते थे यहाँ पे पोर्ट्स पे, कंपनी के वेयर हाउसेस में, तो उनको बोल दिया कि भाई कंपनी से तुमको ट्रेड नहीं करना है अब। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशन विथ द फ्रेंच एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी। अब देखो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऐसे थ्रेट में आया। अब ब्रिटिशर्स जो थे वो फ्यूरियस हो गए। दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। ठीक है, डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड। तो अब क्या हुआ, 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई विथ मैसूर। 67 तो पहली लड़ाई जो लड़ी गई वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद लड़ी गई। 80 to 84, 90 to 92 एंड 99। ओनली इन द लास्ट बैटल डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री। तो एक तरफ मैं देख रहा हूँ कंपनी ने 1764 में हराया बैटल ऑफ बक्सर में इंडियंस को, इंडियन रूलर को, और दूसरी तरफ 1767 में उसी स्ट्रॉन्ग ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी को मैसूर ने हराया। ठीक है, ये देखो ध्यान से और इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करो कि किस तरह का पॉलिटिक्स वहाँ पे और किस तरह का पावर स्ट्रगल चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया 1764 में, लेकिन मैसूर बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1767 में उसी ट्रेंड आर्मी को ईस्ट इंडिया कंपनी को हराता है। सो मैसूर के पास वो स्किल्स, वो पावर, वो आर्मी था। सो बट ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री, और टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टनम। अब देखो मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वुडियार एंड सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज। तो सब्सिडरी अलायंस उसके बाद यहाँ पे भी इम्पोज कर दी गई। ये एक स्टोरी है जिसमें टीपू सुल्तान को टाइगर बोला गया और वो एक ब्रिटिशर्स को ऐसा खिलौना बना हुआ है जिसमें वो खाता है। तो अभी ये देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है। टीपू का, हर राजा के पीछे कुछ कहानी होता है, टीपू के पीछे भी था कि वो अकेले ही शेर से लड़ लिया था। ठीक है, तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। ये स्टोरी टाइप सा है, खुद भी पढ़ सकते हो। सो नाउ लेट अस सी। अब देखो टीपू सुल्तान और मैसूर तो हो गया, जीत गए। ठीक है, अब आती है बारी इनके बंगाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और फिर सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ लिया। सब्सिडरी अलायंस में देखा था कि अवध को और हैदराबाद को टेरिटरी सीड करनी पड़ी थी इनको। क्यों करनी पड़ी थी? क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्स को पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए जमीन दे दी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि वॉर विथ मराठास, मराठास के साथ क्या होता है। फ्रॉम लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। ठीक है, ये कहा जाता है कि मराठा ही एक ऐसा हमारा पावर था जो कि अगर ब्रिटिशर्स को हरा देता तो फिर वो यहाँ पे 200 साल तक राज नहीं करते, इस तरह का लोग बोलते हैं। तो जरा देखते हैं कि मराठा के साथ क्या हुआ। ठीक है, सो देखो विद द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में, और विद देयर डिफीट वो लोग पूरे इंडिया पे राज करने का सपना उनका खत्म। अब देखो क्या हुआ कि दे वर डिवाइडेड इनटू, अब मराठा जो था वो कन्फेडरेसी था। कन्फेडरेसी का मतलब क्या है कि डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर चीफ्स बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, एंड दीज चीफ्स वर टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेसी अंडर पेशवा, प्रिंसिपल मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। ठीक है, अलग अलग राजा एक बड़े राजा के अंदर, इसको बोला जाता है कॉन्फेडरेसी। महाजी सिंधिया एंड नाना फडनीस वर टू फेमस मराठा रूलर्स, सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ लेट 18th century। ठीक है, अब देखो मराठा वर सबड्यूड इन सीरीज ऑफ वार। अब देखो लगातार लड़ाई करनी पड़ी, जैसे मैसूर के साथ 4 वॉर हुआ, इधर भी लड़ाई हुई। इन फर्स्ट वॉर एंडेड इन 1782 विद ट्रीटी ऑफ सलबाई एंड देयर वर नो क्लियर विक्ट्री, कोई विजेता नहीं था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ 1803 से 5 में हुआ, और ब्रिटिश गेन उड़ीसा एंड टेरिटरी नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली। अब यहाँ पे उनको ये मिला। मराठा का सरदेशमुख और चौथ का एक फंडा था, वो आपको डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे।
तो अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा, तभी उस सरदेशमुख और चौथ देते थे, तो जब ये हारने लग गए तो ये टेरिटरी उनको मिल गई। सो फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 एंड 19 क्रश्ड मराठा पावर, और यहाँ पे पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विथ अ पेंशन, एंड द कंपनी नाउ बिकम हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ विंध्यास। ठीक है, अब मराठा के साथ 3 लड़ाइयाँ लड़े, पहले में कोई ज़्यादा जीता नहीं, ठीक है, सेकंड में थोड़ा गेन हुआ, और थर्ड में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया ब्रिटिशर्स ने मराठास को। अब क्लेम टू पैरामाउंट सी, अब देखो पैरामाउंट सी क्या होता है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव दैट अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूड एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा था, सब्सिडरी अलायंस हो रहा था, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ मैसूर में, और फिर लड़ाई हुई, 3 एंग्लो मराठा वॉर हुआ मराठास के साथ। सो नाउ लेट अस सी कि एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन चल रहा था अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि गवर्नर जनरल था 1813 से 23 में। ए न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी वॉज इनिशिएटेड, याद रखो इसको, वॉरेन हेस्टिंग नहीं है ये, ठीक है ना, लॉर्ड हेस्टिंग है। नाउ द कंपनी क्लेम्ड इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, पैरामाउंट का मतलब भाई सबसे ऊंचा, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स, एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट उसने एनेक्सेशन ऑफ किंगडम को जस्टिफाई किया। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसी एज वेल। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, द प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर, और रानी चन्नम्मा टुक आर्म्स एंड लेड ब्रिटिश रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे अगर कोई बोला जाए कि रोल ऑफ फीमेल इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, रानी चन्नम्मा ऑफ कित्तूर। ठीक है, सो शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829, बट रायाना ए पुअर चौकीदार ऑफ संगोली ऑफ इन कित्तूर कैरीड रेजिस्टेंस, और ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड इन 1833। तो देखो लोग रेजिस्टेंस तो दे रहे थे, तो अनचैलेंज नहीं गया। अगर ब्रिटिशर आके बोलेगा कि भाई हम पैरामाउंट हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग जो है वो बोलेंगे हाँ ठीक है आप पैरामाउंट हो, हम आपकी सारी बात मानेंगे, और ये सब ऐसा नहीं है। लोगों ने भी रेजिस्टेंस दिया, और एक एग्जांपल ये कित्तूर का दिया हुआ है यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी की बुक में। सो नाउ लेट अस सी, अब 1830s में क्या हो रहा था, कंपनी को लग रहा था कि जो रशिया है, अब देखो इंडिया का मैप, इंडिया ये, अफगानिस्तान यहाँ, चाइना, रशिया आने वाला है, तो रशिया आने वाला है, तो इंडिया से में आ ना जाए, तो इसलिए इंडिया के आउटर बाउंड्री पे अफगानिस्तान को उन्होंने सोचा कि अब इसको मिला लेते हैं एज ए बफर। ठीक है, इसको मिला लेंगे तो फिर इससे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में थोड़ा सिक्योरिटी आ जाएगा एज अगेंस्ट कि भाई रशिया ना घुस जाए यहाँ पे। तो अब देखो 1830 में, इन 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रशिया, इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, and driven by this fear British wanted now to secure their control over northwest। अब इसमें क्या हुआ, they fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 42। अब देख लो चल रहा है धीरे धीरे वॉर, कैसे कैसे टेरिटोरियल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे एक्सपैंड हो रहा है, पहले बंगाल, फिर हैदराबाद, फिर अवध की टेरिटरी सब्सिडरी अलायंस, फिर मैसूर, फिर मराठास में उड़ीसा का कुछ पार्ट ले लिया, और यमुना रीजन का कुछ पार्ट ले लिया। नाउ अफगानिस्तान में आ गए ये लोग। दे फॉट ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर विथ अफगानिस्तान इन बिटवीन 1838 एंड 42 एंड एस्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल कर लिया। सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843। ठीक है, और नेक्स्ट इन लाइन वाज पंजाब जो है वो अफगानिस्तान और सिंध के बाद स्टार्ट हुआ एनेक्सेशन। ठीक है, तो ये भी क्रोनोलॉजी याद रखो कि कौन किसके बाद हो रहा है। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। महाराजा रंजीत सिंह के कारण ये लोग ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पाए, लेकिन आफ्टर हिज डेथ 1839 2 वॉर हुआ विथ सिख किंगडम, और 1859 में पंजाब को भी एनेक्स कर लिया गया। ठीक है, तो अभी तक कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है, सब्सिडरी अलायंस हो रहा है हम लोगों का, पैरामाउंट सी का कंसेप्ट आया, अब एक नया कंसेप्ट आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। ये भी 1848 से 56 के बीच में गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने ये पॉलिसी को डिवाइस किया। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट ए मेल हायर हिज किंगडम वुड लैप्स। ठीक है,
कोई मेल वारिस नहीं हुआ तो उसका किंगडम लैप्स हो जाएगा, दैट इज बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1856 तक अभी कंपनी टेरिटरी चल रहा है। वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज एनेक्स्ड। अब देखो इसमें क्या है, सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854। ठीक है, तो इसको याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्रोनोलॉजी भी कि कौन किसके बाद आया। SSUN सन से याद रख सकते हो, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, और लास्ट में झांसी रानी सबसे करेजियस थी तो लास्ट में ही 1854 में आया होगा, इस तरह का याद कर सकते हैं। सो फाइनली 1856 में क्या हुआ कि कंपनी ने अवध को भी टेक ओवर किया। अब अवध को टेक ओवर किया, लेकिन अवध को क्या बोल के टेक ओवर किया ये देखो। अब यहाँ पे दे सेड दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नेंस ऑफ द नवाब। अब इससे क्या हुआ, इससे नवाब की एक तो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई कि भाई तुम मिसगवर्नेंस करते हो और हम अवध को एनेक्स करके यहाँ पे गुड गवर्नेंस को लाएंगे। ठीक है, सो अब ये सबसे ह्यूमिलिएट होके अभी देखेंगे कि ये क्या हुआ 1856 में हुआ ना ये चीज़। उसके बाद 1857 में ग्रेट रिवोल्ट ब्रोक आउट होता है, जिसमें कैसे अवध जो है वो ग्रेट रिवोल्ट को ज्वाइन करता है। वो हम लोग 5th चैप्टर में इसमें देखेंगे इस एनसीईआरटी की बुक में। तो ये देखो कैसे, अब यहाँ पे कुछ वो मेल हायर वाला चीज़ नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला, तुम भाई मिस गवर्नेंस कर रहे हो तो तुमको ले लेंगे। और आधी अवध की टेरिटरी क्यों ले लिया था, सब्सिडरी अलायंस के कारण। मैं याद करो पहले। सो अब देखो क्या ये मैप बताया गया है, ये येलो वाला पहले ब्रिटिश का है। अब ब्रिटिश देखो कैसे जल्दी जल्दी फैल रहे हैं, और फिर मोस्ट ऑफ द इंडिया पे उन्होंने डायरेक्ट और फिर पिंक वाले पे इनडायरेक्ट रूल स्टैब्लिश कर लिया है अपना। अब देखो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन का सेटिंग अप होता है। अब ये तो हुआ कि कैसे लड़ाइयाँ हुई और कैसे इंडियन टेरिटरी पे उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। अब दोबारा से स्टोरी को रिवाइंड करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो कैसे इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल 1773 से 1785 एक इंपॉर्टेंट फिगर है। इन्होंने जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। ठीक है, ये थे गवर्नर जनरल और हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। और बाय हिज टाइम द कंपनी एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट इन बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे मद्रास उस समय सिटी नहीं है, एक रीजन है, बॉम्बे और मद्रास। सो ब्रिटिश टेरिटरी वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और बंगाल प्रेसिडेंसी। इन सब के होते थे गवर्नर और उस गवर्नर का हेड होता था गवर्नर जनरल। ठीक है, सो सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था। इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस। क्या हुआ, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट बनाए उन्होंने, एक क्रिमिनल कोर्ट एक सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को बोला फौजदारी अदालत, सिविल कोर्ट को बोला दीवानी अदालत। ठीक है, और मौलवीज और हिंदू पंडित जो थे उनको लॉ इंटरप्रेट करने के लिए बोल दिया। अब यहाँ पे लोकल इंडियन टेरिटरी में आके जस्टिस को देना है तो यहाँ के लॉ को तो समझना पड़ेगा ना। ठीक है, सो वो मौलवीज और हिंदू पंडित्स ने इंटरप्रेट द इंडियन लॉ फॉर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जुडिशियल पावर भी था, सो सिविल कोर्ट पे प्रिसाइड करता था। लेकिन उस समय क्या था कि क्रिमिनल कोर्ट वाज अंडर काजी एंड मुफ्ती। मुफ्ती जो कि समझाता है काजी को, काजी जो कि जज है कि ये लॉ ऐसा है वैसा है। सो ये सारा का जो क्रिमिनल कोर्ट था वो काजी और मुफ्ती के अंदर था, लेकिन सुपरविजन तो कलेक्टर का ही था उस पर भी। ठीक है, तो एक था सिविल कोर्ट दीवानी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत, और सिविल कोर्ट जो था कलेक्टर यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रिसाइड करते थे। और उसके बाद जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें काजी मुफ्ती, लेकिन सुपरविजन जो था वो कलेक्टर का था। ठीक है, यहाँ वारेन हेस्टिंग का ट्रायल के बारे में जो स्टोरी हम लोग पहले पढ़े थे कि वारेन हेस्टिंग को काफ़ी करप्शन चार्जेस लगे थे। सो एडमंड बर्क ने एक्यूज़ किया था कि ये जो थे ये बंगाल की मिसगवर्नेंस के लिए वारेन हेस्टिंग जो है खुद जिम्मेदार है। सो वारेन हेस्टिंग पे भी लगा। ठीक है, उस समय जो हम लोग करप्शन का पढ़ रहे थे वो शायद किसी दूसरे के लिए था, क्लाइव के लिए था। सो अब देखो यहाँ पे क्या है, वारेन हेस्टिंग जो है उस पर भी मिसगवर्नेंस का चार्ज लगा। दिस लेड टू इम्पीचमेंट। और ये एक आरजी पोलार्ड का पेंटिंग है, काफ़ी फेमस पेंटिंग है वारेन हेस्टिंग के ट्रायल का। सो नाउ देखो यहाँ पे क्या हुआ कि
मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज। ठीक है, सो अब भाई सब अलग अलग जो ब्राह्मण पंडित थे वो बोलते थे नहीं इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, क्योंकि वो लोग अपना अलग अलग डिफरेंट स्कूल ऑफ धर्मशास्त्र से नॉलेज को बता रहे थे। सो अब उसको यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कुछ 11 पंडित्स का कमिटी बनाया गया और बोला गया तुम हिंदू लॉ को एक अच्छा सा बना के दो, एक कंपाइलेशन, ठीक है, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ, और उसको ट्रांसलेट किया NB हेलहेड ने। इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखो, NB हेलहेड। एंड इन 1778 में फिर मुस्लिम लॉज को भी उसी तरह से कंपाइल किया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। ठीक है, अब अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये क्या चीज़ है कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको तो क्वीन एलिजाबेथ ने बोला फरमान दिया था बहुत पहले। ठीक है, वो आई, वो कंपनी आई और वहाँ पे इस्टेब्लिश किया और सब काम चल रहा था। अब कंपनी जो है वो उसका फाइनेंशियल मिस गवर्नेंस को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया और एक कोर्ट ऑफ अपील जो है सदर निजामत अदालत वो स्टार्ट किया गया कलकत्ता में, और प्रिंसिपल फिगर इन द इंडियन डिस्ट्रिक्ट जो था वो कलेक्टर था। आज भी वही है, एज द टाइटल सजेस्ट हिज मेन जॉब वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस, और उसके साथ साथ मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर भी विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगाज। और कलेक्ट्रेट जो था वो न्यू पावर सेंटर बनता जा रहा था जो कि हेरिडिटरी पोजीशन ऑफ पावर सेंटर को रिप्लेस कर रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंपनी आर्मी की बात आती है, तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक गवर्नर जनरल ने क्या क्या चेंजेस लाए उसके बारे में हम लोग अभी पढ़े। क्या गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसने किस फील्ड में? जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल, इसके बारे में लाया, और ये सब अभी हमने पढ़ा। NB हेलहेड के बारे में पढ़ा जिसने डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। सो नाउ लेट अस सी अब आर्मी कैसी थी। एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लिया, अब आर्मी के बारे में देख रहे हैं। सो अब देखो क्या था कि कंपनी रूल जो था वो नया आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म तो लाया ही, लेकिन अब मुगल आर्मी जो था, अब पहले देखो मुगल आर्मी के बारे में। मुगल आर्मी जो था वो मेनली जो था वो घुड़सवार के उस पे था, कैवलरी एंड इन्फेंट्री जो कि पैदल सोल्जर है, और देयर वर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, तीरंदाजी के लिए तीर चलाना सिखाता था। सो नाउ द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्मी। मुगल जो थे उनको प्रोफेशनली ट्रेंड आर्मी की जरूरत नहीं फील हुई, क्योंकि उनको था कि भाई लोकल जमींदार जो है वो फुट सोल्जर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि चेंज अकर हुआ 18th सेंचुरी में, 1700 में, मतलब जब मुगल सक्सेसर स्टेट लाइक अवध, बनारस जो है वो पीजेंट्स को आर्मी में रिक्रूट करने लगे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वह भी यही फॉलो कर ली कि भाई हाँ चलो ठीक है, पीजेंट्स को लाओ और रिक्रूट करते हैं। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडियन सोसाइटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो वो वहाँ के पीजेंट्स को रिक्रूट करने लगी और उसको बोला जाता था सिपॉय आर्मी, सिपाही से वर्ड लिया गया है। सो अब वेलफेयर टेक्नोलॉजी जो चेंज हुआ 1820 में, तो इसमें क्या हुआ कि कैवलरी जो है घुड़सवार का इंपॉर्टेंस डिक्लाइन हुआ और इन्फेंट्री का इंपॉर्टेंस इंक्रीज हुआ। ठीक है, दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड। अब सोल्जर जो है उसके पास मस्केट एंड मैचलॉक, बंदूक जो है वो आ गई है, तो अब भाई चल घोड़ा और तीरंदाजी जो है वो अब रिप्लेस हो रहा है फुट सोल्जर्स विथ गन्स। सो नाउ द सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्म्ड हैड टू कीप पेस विथ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट, और इन्फेंट्री जो है वो अब इम्पोर्टेंट बन गया। ठीक है, और इन अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अर्ली 19th मतलब 18th सेंचुरी, 1800। सो नाउ द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। अब यहाँ पे 1800 में लड़ाइयाँ भी काफ़ी सारी हुई है, रिकॉल करो कौन कौन सा हुआ है। मराठास के साथ जो वॉर हुआ वो कब हुआ। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दिए जा रहा है, ड्रिल दिया जा रहा है, ड्रिल कराया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब तुमने लोकल पीजेंट्स को रिक्रूट किया आर्मी में, तो पीजेंट्स, अब इंडिया में कास्ट सिस्टम उस समय में प्रिवलेंट था, एक कास्ट और दूसरे कास्ट के बीच में कुछ सोशल बैरियर्स थे, इंटरेक्शन में बैरियर्स था। ठीक है, तो अब जब उसको लेके आओगे तुम आर्मी में और आर्मी में एक यूनिफॉर्मिटी लाओगे, तो ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि वो बंदे जो गांव में कास्ट सिस्टम के सोशल मिल्यू जो था वो वैसा में रहता था, जब उसको तुम सीधा ले आओगे आर्मी में जहाँ पे हर चीज़ यूनिफॉर्मिटी है, तो क्या वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा? क्या वो जब आर्मी में है रिक्रूटेड एज सिपाही,
तो क्या वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भूल के यहाँ पे एक नए तरीके से जिएगा? तो ये है क्वेश्चन कि उस समय के सिपाही को क्या फील होता था। तो ये सब चीज़ हम लोग 1857 रिवोल्ट और उसके अराउंड की स्टोरीज में पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। तो अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोल रहा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया ट्रेडिंग से टेरिटोरियल में। शुरू से आज के लेक्चर में हम लोगों ने शुरू से रिवाइज करना शुरू किया है। सो टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 अब क्या हुआ कि 6 to 8 मंथ लगता था ब्रिटेन से यहाँ आने में। स्टीम शिप के कारण थोड़ा सा टाइम उसका कम हो गया, ठीक है, 6 to 8 मंथ लगता था पहले, और अब 3 वीक्स लगने लगा। सो इन 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर 63% ऑफ टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, और कंबाइंड विद द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी, और वर्चुअली पूरा का पूरा इंडिया जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। ये कब की बात कर रहा है? 1857 की, ठीक है। सो ये चैप्टर का मेन टेक्स्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका सोर्सेस के बारे में, कुछ पेंटिंग्स वगैरह जो इधर उधर दिया गया है इस चैप्टर में, वो प्लस एल्सवेयर वाला सेक्शन पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।